हमारे साथ में आज एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर। सर एक्चुअली हमारे हाथ में आपकी 80 पॉइंट की पॉलिसी आई है और उसी के लेकर हम आपसे बात करना चाहते हैं सर। अच्छा, एपीआई ने जो 80 पॉइंट की पॉलिसी गारंटीज डिक्लेयर की है। हाँ सर, अब मोदी जी ने 13 फरवरी को डिक्लेयर किया है इंग्लिश और 1 मार्च को हिंदी वर्जन डिक्लेयर किया है जी। हाँ, बोलिए ना अतुल जी, पूछिए। तो बड़ी वास्ट पॉलिसीज है पूरे इंडिया की। बहुत वास्ट है सर। मैं इतनी सारी बड़ी पॉलिसी और इतने सब लोगों के लिए देखकर मेरे को लगा कि सर से बात करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा इंटरव्यू लेना चाहिए। तो सर मैं जैसे ये देख रहा था कि आप व्यक्ति और परिवार का सर्वांगीण विकास के लिए भी काफी सारी पॉलिसी डिक्लेयर की, तो थोड़ा इसका बारे में विस्तार से बताएंगे सर हम लोगों को। देखिए अतुल जी, ये जो पॉलिसीज है ये सब ज्ञान विज्ञान और मानवता के ऊपर में आधारित है जी, और अनेक नियम और अनेक समाधानों पर बेस्ड है जी। किसी भी व्यक्ति से समुदाय से भेदभाव ना करते हुए हर व्यक्ति और परिवार का ओवरऑल विकास कैसे हो सकता है, ये इसका फोकस है, ये नीतियों का। ओके सर। और ये करते हुए इंडिया को एक मानवतावादी, वैज्ञानिक मानवतावादी और विकसित जो इंडिया है, गुणवान है, उसको कैसे बनाना है, ये इसका जो है वो आइडिया है। ओके सर। और इसका ये हार्डकोर जो है वो थियोरी है और डेटा है। अच्छा, ठीक है। और एक सोल्यूशन नहीं है, कई सोल्यूशन है। तो अब जो आप पहला पोर्शन जो पूछ रहे हैं अतुल जी कि हर व्यक्ति और परिवार का जो विकास कैसे हो सकता है जी, तो पहली बात तो सबके ह्यूमन राइट्स गारंटी होना चाहिए जी। ये सबसे, यानी सबका अधिकार सबका विकास, ये यहाँ से वो जो है शुरू होता है। बरोबर। जब तक आप हर इंडियन के अधिकार और उनका विकास, ह्यूमन राइट्स, जब तक उसको गारंटी नहीं करोगे लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तब तक के उसको स्वरूप नहीं आएगा। दूसरा, आपको जो एजुकेशन है वो एजुकेशन 12वीं तक फ्री करना है। साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड और मानवतावादी एजुकेशन लाना है जी। हायर एजुकेशन एकदम से चीप बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है। तो दुनिया के स्टैंडर्ड का साइंस और नॉलेज डेवलपमेंट इंडिया में करना है, ये हायर एजुकेशन का ही होगा। 5% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्चा होगा। फिर 5% जीडीपी का जो है, जो जीडीपी मान लीजिए 300 लाख करोड़ लगभग अभी टच हो रहा है, 297 लाख करोड़ से अभी जीडीपी है इंडिया का, हम राउंड में 300 लाख करोड़ कर लेते हैं आज के तारीख में। तो 5% एजुकेशन पे जीडीपी का खर्चा होगा, 5% जो है वो अतुल जी एम्प्लॉयमेंट पे खर्चा होगा, और 2% साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्चा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें। ओके। 5 एंड 2 ये बात ध्यान में रखना है। 5% एजुकेशन, 5% एम्प्लॉयमेंट एंड 2% साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जी। तो 5 करोड़ जॉब्स जो है वो डेवलप करना है। 1 करोड़ जॉब्स हर साल में डेवलप करना है जी, जिसमें कि 20 लाख जॉब्स, यानी 1 करोड़ टोटल जॉब्स जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंट्रल, स्टेट और जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके जो पेंडिंग जॉब्स है, वैकेंसीज है, वो रहेगी। और 4 करोड़ जो है वो ओवरऑल जो है वो मार्केट इकोनॉमी में, जो भी जिसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, वो रहेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। अर्बन मनरेगा जो है ग्रामीण मनरेगा के आधार पे शुरू की जाएगी। ओके। युवाओं के लिए E2 का फॉर्मूला दिया है। अच्छा। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो यूथ है हमारा, इंडिया यंग इंडिया है, पर हमारे युवा बहुत सारे बेरोजगार हैं। अगर हम ये यूथ जो हमारा यंग इंडिया है, इसको अगर हम पोटेंशियल को यूज नहीं करेंगे तो हम एक साइंटिफिक डेवलप्ड और ह्यूमन इंडिया नहीं बन पाएंगे, ना शॉर्ट में विकसित भारत नहीं बन पाएंगे। तो E2 जो है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो की फॉर्मूला ही दिया गया है यूथ के लिए। इसलिए एजुकेशन पे इतना एम्फेसिस है 5% का, और 5% जीडीपी का जो है वो आपका जो है वो जॉब्स के ऊपर में है। फिर 500 रुपए महीना हर जो 18 साल का व्यक्ति हो जाएगा, स्त्री हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, 500 रुपए महीना वहां से लेके उसके देहांत तक उसको नागरिक अधिकार आय, यानी सिटीजन्स राइट्स इनकम दी जाएगी। अच्छा, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, अपने देश में 3 करोड़ 70 लाख परिवार ऐसे जो हैं जिनकी प्रति माह इनकम केवल 7,000 रुपया है। यानी जो अपने देश में जो है ऐसे जो है वो लगभग जो है आप मान लीजिए
ये जो परिवार जो है मैं बता रहा हूँ 3,70,00,000 लगभग जो है 17 करोड़ उनकी रफली जो है पॉपुलेशन आती है। उनका जो है एक दिन की इनकम 46 रुपया 66 पैसा है। यूएसडी डॉलर्स में 2.15 परचेसिंग पावर पैरिटी में। तो इन्हें जो है हम एक बहुत बड़ा मध्यम अमीर बनाने के लिए 3,75,000 रुपए की म्यूचुअल फंड बना के देंगे। ओके, मतलब इतनी सारी आप पॉलिसी डिक्लेयर जो कर रहे हैं, तो सर इसमें इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का जो इशू आ रहा है, तो उसको लेकर भी आपका डिक्लेरेशन ऑलरेडी कैलकुलेशन है सर? बिल्कुल, इनको मध्यम अमीर बनाने के लिए जी 3,75,000 रुपए की म्यूचुअल फंड बनाएंगे जो इफेक्टिवली 5 साल में 8 लाख होती है और 10 साल में जो है 15 लाख होती है। यानी 10 साल के अंदर इनको जो है वो 15 लाख का इनके पास में फाइनेंशियल एसेट जो है वो डेवलप हो जाएगा। ये आज तक इंडिया में ऐसी पॉलिसी किसी ने डिक्लेयर नहीं की है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल मध्यम अमीर बनाने के लिए। उसके बाद में जो है हम लोगों को जो है वो ध्यान में रखना है कि इंडिया का जीडीपी बढ़ाना केवल जो है वो सफिशिएंट नहीं है। जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ना चाहिए। तो 2029 तक जो हमारा अभी का जो पर कैपिटा इनकम है 2,18,000 रुपए प्रति व्यक्ति का एवरेज मैं बता रहा हूँ, इसको हमें 2,92,000 रुपए तक लाना है। ये पॉलिसी का टारगेट है। ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति आय कम से कम इन 5 सालों में 30% से बढ़ना चाहिए। यानी 6 5 30, हर साल में 6% से इनकम बढ़नी चाहिए। मान लीजिए सपोज आपकी 50,000 रुपए अभी सैलरी है, तो 6% आप उसका जोड़ लीजिए, जो है मोटे तौर पे 3,000 रुपए जो है, तो वो आपका बढ़ना चाहिए हर साल में। यानी 50,000 रुपए मैं बता रहा हूँ, सक्सेसिव वो और बढ़ते जाएगा। जितने होमलेस फैमिलीज है उनको 675 स्क्वायर फीट का परिवार जो है 1 BHK का दिया जाएगा, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे। ठीक है, हर घर में जो है वो पीने का नल, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी और 4G कम से कम गांवों तक दिया जाएगा। और पहली बार डिजिटल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया, पब्लिक प्लेसेस पे फ्री वाईफाई। और जो बीपीएल की फैमिलीज है, ये जो 3,70,00,000 जो परिवार है, 17 करोड़ जो लोग हैं, उनको 2GB जो है हर दिन फ्री में मिलेगा। जब तक उनका इनकम ऊपर नहीं आता तब तक, उसके बाद फिर वो बंद होगा। ओके, तो आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर भी आप नीति बनाई है और उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? यस, उनको जो है वो यानी डिजिटल राइट्स को हम लोग ये कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और फिर जो है जो परिवारों को अभी 82 करोड़ जो लोग हैं, जो 17 करोड़ परिवार है जिनको फ्री राशन मिल रहा है, वो थोड़ा कंटिन्यू होगा जब तक कि 7 साल में इनकम ऊपर नहीं आती है। लेकिन उसमें 5 किलो चावल या गेहूं के अलावा आधा किलो उनको दाल मिलेगी प्रति व्यक्ति, बता रहा हूँ। 1 पाव जो है उनको गुड़ या शक्कर मिलेगा। ये महत्वपूर्ण है उनके न्यूट्रिशन के लिए। किसानों का 50% जो कर्जा है वो सीधे तौर पे माफ किया जाएगा और उनको जो लोन मिलता है वो केवल 1% से मिलेगा। अच्छा, मतलब आप कृषि और कृषि उद्योग को भी लेकर ये पॉलिसी डिक्लेयर कर चुके हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है जी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, आपका डेटा, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, इनके जो प्राइसेस है उनको बिल्कुल जो 5% इन्फ्लेशन का टारगेट लिया है, 4 to 5% इन्फ्लेशन का, जो इकोनॉमिक्स की इसमें, बिकॉज इन्फ्लेशन इज अ मॉन्स्टर। जो है इन्फ्लेशन को एक तरह का भस्मासुर बोला गया है। है ना, मैं कोई मिथिकल बात नहीं बोल रहा, एक समझाने के लिए केवल बोल रहा हूँ। तो ये जो मॉन्स्टर है उसको केवल हमको 4 to 5% हमारे इंडियन की कंडीशन में अभी हमको 5% से ऊपर नहीं जाने देना है। तो इसलिए जितने प्राइसेस है पेट्रोल, डीजल के, फ्यूल के, इलेक्ट्रिसिटी के और डेटा के, आपके जो 4G 5G डेटा है, उसका उसी से इंडेक्सिंग किया जाएगा। महिलाओं को और लड़कियों को किसी भी फिक्स डिपॉजिट पे या बॉन्ड्स पे 0.5% से 0.75% अधिक ब्याज मिलेगा। ये महिलाओं के लिए स्पेशल दिया है। हर व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट
एक पोस्ट अकाउंट, और साथ में एक डीमैट अकाउंट जो है वो खोलना जरूरी होगा। ओके। और जो बिल्कुल पुअर फैमिलीज है उनको सरकार खोल कर देगी ये। एक बैंक अकाउंट, एक पोस्ट अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट, जिनको गवर्नमेंट पेंशन नहीं है, ओल्ड पेंशन नहीं है, न्यू पेंशन नहीं है, ईपीएस पेंशन नहीं है, ऐसे जो बुजुर्ग है हमारे देश में 64 साल से ऊपर, उनको 3,500 रुपए प्रति महीना प्रति व्यक्ति ये ओल्ड एज पेंशन हमारी गवर्नमेंट देगी। उसके बाद में ये जो कोई भी जो गरीब है, जो 82 करोड़ लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, 17 करोड़ परिवार, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 79 रुपीज 20 पैसे है, उनका एक हेल्थ कार्ड बनेगा। जैसे आधार कार्ड है वैसे हेल्थ कार्ड बनेगा। ओके। 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आप कहीं पर भी जाकर जो है आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जो भी हॉस्पिटल है उसमें। 10 लाख रुपए तक का आपकी ब्लड टेस्ट से लेके आपकी ट्रीटमेंट पूरा, हॉस्पिटलाइजेशन हो चाहे आपका ऑपरेशन हो, और वहां से जो 1-2 महीने का मेडिसिन जो डॉक्टर लिख के देंगे आपके रिकवरी के लिए, वहां तक का 10 लाख रुपए का आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा। फ्री रहेगा आपको ट्रीटमेंट। और यही परिवारों का कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए का जो है वो इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं अभी जोड़ रहा हूँ कि जो हमारे ड्राइवर्स है जो देश में, जो ट्रक्स को ले जा रहे हैं, सामान को ले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में है, मैं इंडिविजुअल कोई गाड़ी चला रहे उनकी इमीडिएट बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में है, इनको कम से कम 20-22 हजार रुपए महीना सैलरी अगर उनकी डेथ होती है तो एक एवरेज 20 लाख के आसपास का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अगर वो बीमार होते हैं तो यही जो स्कीम है आपकी, जो 10 लाख रुपए की जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, वो ट्रीटमेंट के लिए, और साथ में उनको जो है ये जो 3,500 रुपए जो ओल्ड एज पेंशन है वो, और उसके साथ में एक नई एनपीएस स्कीम उनके लिए जो है वो बनाई जाएगी, जो इंडेक्सिंग करके 3,500 रुपए से थोड़ा ज्यादा रहेगी। यानी जितने भी हमारे ड्राइवर्स है देश के, जो ड्राइवर्स जो है ट्रक चला रहे हैं, या 10 चक्का है, 16 चक्का है, 20 चक्का है, या उससे भी बड़ी गाड़ियां जो सामान इधर से उधर ले जा रहे हैं, जो लगभग 1 करोड़ के आसपास जो ड्राइवर्स है देश में, उनके लिए ये नई तरह की पॉलिसी मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई बात नहीं सोची। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने तो नहीं सोची, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी अभी तक कोई इसके ऊपर स्टैंड लिया मैंने तो कभी सुना नहीं है। बिल्कुल नहीं लिया। और हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, बड़ा उनका नाम हो रहा है कि बहुत रोड बनाए, उनका भी मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ कि उनके रहते रहते भी 10 साल में कभी उन्होंने नहीं सोचा है। ओके, ठीक है, तो ये मैं ला रहा हूँ क्योंकि मैं नागपुर से कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ जी। तो मैं बहुत सारी चीजें उनका जो पॉलिसी लेवल पे जो डिफेक्ट्स है तो वो बातों में ये कर रहा हूँ, तो ये भी एक मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो सर जी हाँ, ये 80 पॉलिसीज में ये है, मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। अभी ये साइलेंट है लेकिन इसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। ओके ओके। फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए अतुल जी 12,000 से 14,000 रुपया, आशा वर्कर्स के लिए 10,000 से 12,000 रुपया जी, और रूरल लाइवलीहुड मिशन वर्कर्स जो है, ग्रामीण आजीविका मिशन वाले वर्कर्स जो है उनके लिए 9,000 से 10,000 रुपया उनको मानदेय मिलेगा जी। और उनके लिए एक नई तरह की अट्रैक्टिव जो है वो एनपीएस डिजाइन की जाएगी जी, जो उनके लिए एक अच्छा खासा उनको मिलेगा। यानी कम से कम ऐसी एनपीएस डिजाइन की जाएगी जो कम से कम 7-8 हजार रुपए महीने के ऊपर ही डिजाइन होगी। ठीक है, तो वो कैलकुलेशंस पर डिपेंड है जी। अतुल जी, ये 20 पॉइंट्स है पहले हर व्यक्ति और परिवार के डेवलपमेंट के जी, जिसमें हम 8% पर एनम जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं और 7.8% जीएनआई पर कैपिटा ग्रोथ की बात कर रहे हैं जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया को 2029 तक $6 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 करोड़ जॉब्स, केवल 4 से 5% महंगाई और पर कैपिटा इनकम 2,92,000 रुपया, और ये सब मार्केट की अर्थव्यवस्था को के जो एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी होती है, एफिशिएंट फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी जो होते हैं
फ्री एंटरप्राइज है, बिजनेसेस है, प्रोफेशन है, वोकेशंस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मार्केट की अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी को यूज करते हुए और स्टेट की अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज की डेवलपमेंटल पॉलिसीज को यूज करते हुए जी इसको हम करेंगे और सर्विसेज सेक्टर को जीडीपी का 6% तक हम लाएंगे जी शेयर, और मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको 25% लाएंगे। ओके, यानी जीडीपी का शेयर सर्विस सेक्टर का 60% तक लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग 25% लाएंगे। इंडिया एक एंटरप्रेन्योरियल नेशन रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम कहते हैं, एंटरप्रेन्योरियल नेशन रहेगा। ओके सर, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये बात यानी लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी से हमको अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी जाना है पहले, ओके, तब जाके हम हाई इनकम इकोनॉमी में एंटर करेंगे, जो आगे का प्लान है 2050 तक का। मतलब ठीक है, जिसको मैं आज डिक्लेयर नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाता है, नहीं तो मोदी जी की तरह जो है होता है विकसित भारत 2047 विकसित भारत 2047। अरे भाई 4 आंकड़े तो डिक्लेयर करके बता दीजिए मोदी जी। मैं तो ओपन चैलेंज किया मोदी जी को, अतुल जी आपको मालूम है क्या? जी जी सर, क्या मैं 4 चैलेंज किया है मोदी जी, डॉलर टर्म्स में केवल डिक्लेयर कर दें जी कि 2047 तक इंडिया का जीडीपी कितना होगा, इंडिया का पर कैपिटल जीएनआई कितना होगा जी, और इसको लगने वाली ग्रोथ रेट जीडीपी का कितना लगेगी और जीएनआई की कितनी लगेगी पर एनम ग्रोथ रेट। हाँ सर, ये 4 अपने डिक्लेयर कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि उनको कुछ मालूम है। हाँ बरोबर सर, इतनी गारंटी उन्होंने डिक्लेयर किया है, गारंटी के एडवर्टाइज करे इतने गारंटी का, तो देना चाहिए इस सब सवालों का जवाब। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है अतुल जी। जी अब अतुल जी इम्पोर्टेंट बात ये है जी कि ये सब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के बगैर नहीं हो सकता। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने की जरूरत है। ये अभी 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया में चल रहा है। हाँ, पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जब 4 पहिए स्टीम से चलने लगे, समझ रहे हैं? अभी हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आए हैं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा कंप्यूटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये तमाम चीजों का यूज हो रहा है। और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अगर आपको अगर लीड करना है दुनिया को या पार्टिसिपेट करना है, तो जब तक थॉमस कुन ने जो कहा, थॉमस कुन एक साइंटिफिक थिंकर थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जिसको इंडिया को समझने की जरूरत है। थॉमस कुन ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का और किसी भी देश का विकास तब तक जो है वो सुनिश्चित नहीं होता जब तक उसका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और एडवांसमेंट नहीं होता। यानी जब तक आपका साइंस का अंडरस्टैंडिंग, साइंस का नॉलेज, साइंस का अंडरस्टैंडिंग और साइंस का एडवांसमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब तक ये नहीं होता तब तक कोई भी देश, व्यक्ति, समाज ये एडवांस नहीं होता। ओके, समझ रहे हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सर। तो आप एक तरफ धर्म की बात करोगे, एक तरफ CANRC की बात करोगे, एक तरफ भाषावाद की बात करोगे और फिर कहोगे कि नहीं भाई हम तो विकसित भारत भी बना रहे। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये मोदी जी की जो बातें हैं ना उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग पढ़ा ही नहीं है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइंटिफिक ये जो थिंकिंग डेवलपमेंट करने के लिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन पर और उसके प्रमोशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ। बहुत बड़ी बड़ी जो है वो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो अभी की है उसको बहुत एडवांस बनाया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग है वो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट, इसको जो है जो हमारे कॉस्मोस और नेचर के लॉज पर, जिसको फिजिकल लॉज ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, उसके ऊपर और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है उस पर जो रिसर्च करेगी जो अमेरिका में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है। ओके। उसकी तर्ज पर उससे भी अच्छी, उससे भी बड़ी इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड की, और मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर जो हमारे चंद्रशेखर जो इनको नोबेल प्राइज मिल रहा था साइंस में, दोनों का नाम जोड़ेंगे हम। केवल इंडिया का ही होना चाहिए ऐसी हमारी सोच नहीं है। बिल्कुल लोकल जो सोच होती है ना अपनी कुकमंडू सोच नहीं है, हमारे ही कम्युनिटी का, हमारे ही देश का नाम होगा आदमी का, नहीं। साइंस तो पूरे वर्ल्ड में है ना। राइट।
तो कोई भी व्यक्ति साइंस को जो है वो समझ सकता है, उसको कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इसलिए आप साइंस सिटी की बात कर रहे थे सर। वो नागपुर के लिए मैं कर रहा हूँ अतुल जी। फिर नागपुर के लिए एक मैं और अपन एक्स्ट्रा करेंगे जी। वो जो है, मैं पहला लीडर हूँ जो साइंस सिटी की बात कर रहा हूँ। तो मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट हम इंडिया में बनाएंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंस का रिसर्च इंस्टीट्यूशन होगा। और साइंस में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट, सारी कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट, और शहर और गांव और जंगल तक के व्यक्ति के लोगों का इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। यानी अगर कोई जंगल का व्यक्ति अगर साइंस में मान लीजिए एडवांस रिसर्च करना चाहता है, तो पैसे के लिए, एजुकेशन के लिए, भाषा के लिए बीच में उसको ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए जी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो अपना हमारी पॉलिसी का जो है, ये सारी कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की पॉलिसीज है अतुल जी, उसका ये बेस था। इसके साथ एग्रीकल्चर आ गया अतुल जी। अपना देश अभी भी लगभग 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। बरोबर सर। तो आपकी बीजे है, फर्टिलाइजर है, दवाइयाँ है ना, फिर इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री करेंगे, सिंचाई है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है, सबका कॉस्ट ना कोशिश करेंगे 30 to 40% कम करने की। इसको PLI प्रोडक्शन स्कीम लेंगे, जो भी कंपनी ये बना रही है ना, ये कर रहे हैं, उनको स्पेशल इंसेंटिव देंगे और मार्केट में सब चीजों का कॉस्ट जो है अभी 100 रुपए की चीज कम से कम 30 रुपए से कम करने का प्रयास होगा। और जितने फसल है ना उनको जो है पर हर साल कम से कम 3% से कम उसका रेट बढ़े, इसका जो है वो गारंटी रहेगी एक तरीके से। और जो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स है ना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के, उसको बैलेंस किया जाएगा। नहीं तो जो फसल ज्यादा हो जाती है, बाहर भाव है, उसको रोक दिया जाता है। ऐसे आर्टिफिशियली मैनिपुलेशन होता है कई बार। प्याज के साथ तो हरदम होता है महाराष्ट्र में ये बात है ना। तो उसको जो है वो प्रॉपर ढंग से, यानी किसानों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके भी उसका फायदा मिले, इस पर ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल सर, मैं इसमें देख रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंट से लेकर भी आपने पॉलिसी डिक्लेयर की है सर। हाँ, और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को बहुत डेवलप किया जाएगा। और जो अभी किसानों को 6,000 रुपए साल का मिल रहा है, वो 10,000 रुपए मिलेगा। ठीक है ना। और भूमिहीन जो लोग हैं, इम्पोर्टेंट, उनको 5 एकड़ जो है वो जमीन दी जाएगी। और अगर मान लीजिए जमीन अवेलेबल नहीं है तो 10 लाख की FD बना दी जाएगी, जिसका मंथली इंटरेस्ट 6,000 रुपए लगभग उनको मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण इसमें जो है, फिर आपकी हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, फिशरीज है, फिर आपको मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, फिर वेजिटेबल्स है, ये जो बाकी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना, फूल है, रेशम है ना, ये तमाम बहुत सारे और भी चीजें हैं, उसके भी प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। एक कॉपी वाश पॉलिसी है सर, मेरे ख्याल से एक इसमें पूरी कवर नहीं हो पाएगी। नहीं होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा अतुल जी कि सबसे ज्यादा अभी रोड तो बन ही रहे हैं जी पर वो रोड में बहुत लॉस हो रहा है इंडिया में वो जो एक बड़ा एनालिसिस का है, उस पर मैं नागपुर लोकसभा में गडकरी जी को चैलेंज दे रहा हूँ, तो उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन रोड जो है केवल बनना काफी नहीं है, वर्ल्ड क्लास रोड्स बनाने पड़ेंगे। तो रोड क्वालिटी इंडेक्स होता है एक, तो उस रोड क्वालिटी इंडेक्स, 2 इंडेक्स होते हैं, उसको ध्यान में रख के इंडिया के रोड डेवलप किए जाएंगे, रेल डेवलप किए जाएगी, पोर्ट्स डेवलप किए जाएंगे, एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे, वाटरवेज यानी नदी के अंदर की जो छोटी छोटी नावें होती है ना पैसेंजर वो गुड्स की, वो डेवलप की जाएगी। और इम्पोर्टेंट है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, जो लैंडलॉक स्टेट्स है, यानी जहाँ समंदर नहीं है जिनके पास में, वहां से ये ज्यादा डेवलपमेंट किया जाएगा, रोड्स और रेलवेज और एयरपोर्ट्स का और वाटरवेज का, ताकि लैंडलॉक जो स्टेट्स है हमारे इंडिया में, तो उनका डेवलपमेंट, लैंडलॉक जो स्टेट्स है उनका डेवलपमेंट फास्ट हो सके जीडीपी में। 6G जो है वो लाया जाएगा, 4G कम से कम रूरल इसमें रहेगा, रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी का परसेंटेज 20% से बढ़ाकर सेकेंड रैंक पे लाया जाएगा जी। और फॉसिल फ्यूल का जो परसेंटेज है अभी जो यूज हो रहा है वो 40% से नीचे लाया जाएगा जी। ये ग्रीन एनर्जी का जो है ना, ग्रीन क्लाइमेट वगैरह का, ग्रीन ग्रोथ वगैरह के ये कंसेप्ट है, जिसको हम ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें कितनी बातें हैं तमाम। तो ये महत्वपूर्ण। और जो छोटी सिटीज है ना, जैसे भी मान लीजिए भंडारा है, गोंदिया है, वर्धा है, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव है, मान लीजिए आपकी जो है वो झारखंड चले जाओ तो मान लीजिए चाईबासा है,
समझ रहे? ऐसी जो छोटी सिटीज है जिसको टायर 2, टायर 3, टायर 4, नहीं तो आप सारा डेवलपमेंट ले जा रहे हैं दिल्ली, बॉम्बे, पूना, समझ रहे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ये नहीं तो जो टीयर 2 एंड टीयर 3, 4 सिटीज है उसका भी डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि जो है मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस वहां पर डेवलप हो सके और वहाँ कॉस्ट भी कम लगेगा थोड़ा सा जी, तो कॉम्पिटिटिव बिजनेस होगा। ठीक है। और यहाँ से छोटे छोटे प्लेसेस से भी हवाई जहाज को जो है वो एयरपोर्ट्स को और मिडिल साइज एयरक्राफ्ट होते हैं ना उसको जो है वो डेवलप किया जाएगा। उड़ता जुड़ता भारत की संकल्पना है ये। इतनी जो है वो वास्ट ये पॉलिसीज है जिसमें साइंटिफिक डेवलप्ड एंड ह्यूमन इंडिया का निर्माण होता है, वैज्ञानिक विकसित व मानवतावादी गोंडवाना। ये नया इंडिया बनेगा सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए मैंने ये चैलेंज किया मोदी जी को, ये 4 चीज डिक्लेयर कर दो, मैं आपको मान जाऊंगा। बाकी बातें तो आप बोल सकते हो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है जी, लेकिन 4 डेटा, क्योंकि अगर आपके पास सॉलिड डेटा नहीं है, आप साइंटिफिक प्लानिंग नहीं है तो आप विकसित भारत बोल तो सकते हो लेकिन विकसित भारत नहीं बनोगे, कहीं तो भी बीच में लटक जाओगे। इसलिए मैं मोदी जी को बार बार चैलेंज कर रहा हूँ कि ये 4 चीजें आप डिक्लेयर करो। मैंने डिक्लेयर किया है हमारी पॉलिसी में। हाँ, वो साइलेंट है, वो अगर कोई देखेगा तो समझ जाएगा उसको, पर वो जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि डिक्लेयर कर, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा अपने स्पीच में। हाँ, 2047 जो बोल रहे हैं मैं 2050 बोल रहा हूँ, जब 100 साल पूरे होंगे इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। तो 100 साल जब हमारा संविधान सभा ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना इंडिया, है ना, और एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बना, वहां से हमारे 100 साल हो जाएंगे 26 जनवरी 2050 को। तो वहां तक का ये जो है मैं डिक्लेयर कर दूंगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अतुल जी। फिर बाद में और सेकंड फेज में आप चाहो तो बाद में अपन पॉलिसीज जो है ट्राइबल्स के लिए है, ओबीसी के लिए है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है जी। फिर अलग से डिफेंस जो है, जैसे डिफेंस में अतुल जी हम हार्ड पावर जो है हमारा मिलिट्री पावर जो है जी, तो लैंड आर्म्ड फोर्सेस, एयर फोर्सेस, वाटर फोर्सेस, साइबर फोर्सेस एंड एरोस्पेस जिसको बोलते हैं ना, एयर स्पेस और ऊपर से अंतरिक्ष। तो ये फोर्सेस जो है, यानी पहले लैंड की कंसेप्ट थी, एयर फोर्स की कंसेप्ट थी और नेवी की कंसेप्ट थी। अब ये कंसेप्ट एक्सपांड हो गई है, एरोस्पेस यानी आपकी यूनिवर्स से आपकी जो है जिसको स्पेस से बोलते हैं तो वो एक ऐड हो गया है और साइबर एक ऐड हो गया है। तो इसको स्टैंडर्ड करके इंडिया को एक अच्छा मिलिट्री पावर बनाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम जो है वो मित्रता के संबंध बढ़ाएंगे, लेकिन हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर का यूज करेंगे ताकि इंडिया को एडवांटेज रहे और दुनिया की व्यवस्था को न्याय पर आधारित करने के लिए हम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड मेजर इंस्टीट्यूशंस का प्रयास करेंगे। ठीक है अतुल जी, इतना पॉलिसी आज समझ ले तो मैं समझता हूँ काफी होगा। आज इतना ठीक है सर, फिर नेक्स्ट पार्ट में अपन बाकी पॉलिसी को समझेंगे। हाँ, पार्ट 2 का। और ये सारी पॉलिसीज अतुल जी कॉस्मो ह्यूमैनिज्म पर बेस्ड है। बिल्कुल, जो आपका इन्वेंशन है बहुत अतुल जी, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म यानी ज्ञान, विज्ञान और समाधान, ज्ञान, विज्ञान और मानवता, अनेक नियम और अनेक समाधान, तो इनकी ये नीति है। ओके, थैंक्स सर। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू। आपने इतना इम्पोर्टेंट जो है वो एक इंटरव्यू लिया आज जी, और इसको आप मन की बात ना समझे, इसको बुद्धि की बात समझे, नीति की बात समझे तो अच्छा होगा। नहीं तो हमारे देश में एक व्यक्ति मन की बात ही कर रहा है, बुद्धि की बात नहीं कर रहा है, तो ये इसको आप कैप्शन बुद्धि की बात, नीति की बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल सर। ओके, गुड नाइट अतुल जी। गुड नाइट, थैंक यू सर। बुद्धि की बात, नीति की बात, इसको लेकर हमारे साथ में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर। और सर मैं अतुल वैद्य बात कर रहा था। हाँ बोलिए अतुल जी, बोलिए सर। अभी हम सेकंड पार्ट, इंटरव्यू के सेकंड पार्ट में हैं और जो आपकी 80 नीति गारंटी है आपने जो डिक्लेयर की है देश में, उसको लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है सर। तो जी, तो लोकसभा चुनाव के लिए ना अतुल जी? जी सर, लोकसभा चुनाव के लिए ना? हाँ सर, लोकसभा चुनाव को लेकर जो आपने 80 नीति गारंटियां डिक्लेयर की है सर, तो लोगों ने पढ़ा है, उसको काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसी को लेकर थोड़ा हम आपसे बात करना चाह रहे थे सर।
तो सर इसमें आपने जो नीतियाँ डिक्लेयर की, जैसे आदिवासी को इंडिजिनस अधिकार और विकास के लिए जो आपने नीतियाँ डिक्लेयर की, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे सर हमको? अतुल जी, ये सेकंड पार्ट शायद अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? जी सर, सेकंड पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। काफी पॉलिसीज को मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ जी। तो अतुल जी, अब जो हर व्यक्ति और परिवार को ध्यान में रख के पूरी देश का डेवलपमेंट की पॉलिसीज में पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ जी। तो अपने देश में ऐसी कुछ कम्युनिटीज है जिनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं। उसमें 4 जो है कैटेगरीज हैं जिनका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन है। एक है ट्राइबल्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दूसरे है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओके, तीसरा है शेड्यूल्ड कास्ट जी, अनुसूचित जाति, और चौथी जो है वो माइनॉरिटीज। हाँ, तो ये 4 लोगों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आदिवासी जो है वो हजारों साल से जो है जंगलों में रहे हैं। वो हमारे देश के जो है वो इंडिजिनियस पीपल है, तो उनको जो है हम एबोरिजिनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स करके आइडेंटिफाई करेंगे जी। इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन और रेलेवेंट लॉज को अमेंड करेंगे। और अभी जो केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसकी जगह इंग्लिश में उनको एबोरिजिनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिखा जाएगा, अनुसूचित जनजाति की जगह आदिवासी लिखा जाएगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ सब जगह जहाँ है सब जगह एक जैसा अमेंडमेंट होगा। ओके। दूसरा, हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 30 तक वेरियस रिलीजन्स का फ्रीडम है, लेकिन जो नेचुरल जो बिलीफ्स है, जो प्रकृति की जो मान्यता है, उसके लिए कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं है, और धर्म को नहीं मानने वालों का भी कहीं कोई इसमें प्रोविजन नहीं है, कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो हम आदिवासियों का सेपरेट कोड जो है वो सेंसस में लाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो नेचर बेस्ड जो बिलीफ्स है आदिवासियों की, उसका भी एक जो है वो रिकॉग्निशन रहेगा, यानी उसका फ्रीडम रहेगा, केवल रिलीजियस फ्रीडम नहीं, नेचुरल बिलीफ्स का फ्रीडम रहेगा, और जो धर्म को नहीं मानते उनका भी फ्रीडम रहेगा। फिर 8वीं अनुसूची में आदिवासियों की प्रमुख भाषाओं को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जी। ग्राम सभाओं को मेजर अधिकार दिए जाएंगे, उसके लिए पेसा 1996 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को और पेसा नियमों को अमेंड किया जाएगा कि भाई जमीन देना है या नहीं देना है, इसका जो डिसीजन है वो ग्राम सभा करे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसको कैसे करना है उपयोग, उसका राइट ग्राम सभा करे। समझ रहे, वो डिसीजन ग्राम सभा पर होगा कि वो क्या करना चाहती है, और उसका जो है वो अधिकार ग्राम सभा को दिया जाएगा, उसके लिए अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे। उसके बाद में जो है जो आदिवासियों की जो टेरिटरी को काटा गया, फर्स्ट लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ, जो भाषा के आधार पर बना, लेकिन उसमें आदिवासियों की जो एंसेस्ट्रल डोमेन है वो ध्यान में नहीं रखे गए। जैसे आप देखिए भील प्रदेश जो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का पोर्शन मिला के बनता है। ग्रेटर झारखंड जो है, जो झारखंड और सुंदरगढ़ मयूरभंज को अगर मिला दिया जाए, झारग्राम को मिला दिया जाए, बंगाल का जो वेस्ट बंगाल की जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मिला के बनता है। ग्रेटर बस्तर जो है, जो जिसमें बस्तर और तेलंगाना के जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गढ़चिरौली आता है, इसको जो है वो मिला के बनाया जा सकता है। कि जो ट्राइबल स्टेट्स की जो कंसेप्ट है, जो इंडिजिनस डोमेन का रिकॉग्निशन, यानी हम लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म के साथ कल्चरल फेडरलिज्म का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहते हैं। ओके। उसके बाद में जो शेड्यूल्ड एरिया में नहीं है, पॉपुलेशन बहुत है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ऐसे ब्लॉक्स को, विलेजेस को शेड्यूल्ड एरिया में लाया जाएगा। जैसे आप मैकाल रेंज, जैसे अगर आप खैरागढ़ जिले में चले जाएंगे तो मैकाल रेंज में, कवर्धा और खैरागढ़ में, छत्तीसगढ़ में, आप उधर अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो है बालाघाट जिले में, उसी मैकाल रेंज में जो आदिवासी है वो शेड्यूल्ड एरिया है। ओके। और उसी पहाड़ी पे लाइन चेंज हो जाती है तो छत्तीसगढ़ में जो है कवर्धा जिले और खैरागढ़ जिले में जो है वो शेड्यूल्ड एरिया में नहीं है जी। तो ऐसे जो एरियाज है उसको सारे विलेजेस और ब्लॉक्स को, डिविजन्स को शेड्यूल्ड एरिया में लिया जाएगा। ओके। फिर 16(4A) 4B में जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, उसके जो है वो सब इश्यूज को प्रॉपरली रिजॉल्व किया जाएगा। एट्रोसिटीज एक्ट को अमेंड किया जाएगा 89 का, और इसमें रेस्टिट्यूशन एंड रिपारेशन की जो है वो प्रोविजन को लाया जाएगा, जिसमें इंसान की कीमत जो है वो ये 60 लाख 70 लाख में डिसाइड ना हो,
ओके। क्योंकि इंसान की कीमत इतनी सस्ती नहीं, अगर वो शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल कास्ट है तो उसका एक प्रॉपर वैल्यूएशन होगा, और जिसने नुकसान जिसने किया है एट्रोसिटी उससे ये भरपाई ली जाएगी, और बचा हुआ भरपाई गवर्नमेंट देगी। ओके। ठीक है, और वो ट्राइबल प्लान से नहीं देगी, जस्टिस के प्लान से दिया जाएगा। यानी बजट के, यानी ऐसा नहीं कि भाई शेड्यूल ट्राइब के प्लान से दे रहे, नहीं, उसको आप जस्टिस के प्लान से देंगे, क्योंकि ये जस्टिस का इशू है। तो ठीक है, नया प्लान रहेगा सर बजट में जस्टिस का? नहीं, ऑलरेडी प्लान है जस्टिस मिनिस्ट्री का, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री का। ओके, इसमें वो हेड बनाया जाएगा जी। और फिर ट्राइबल सब प्लान का जो है वो एलोकेशन बढ़ाया जाएगा। 1 करोड़ तक के कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के लिए, ट्राइबल्स के लिए। ये ट्राइबल मार्केटिंग फेडरेशन बनाया जाएगा। आदिवासियों के जो जंगलों के जो, जैसे आप तेंदुपत्ता है, गम है, लाख है ना, बहुत सारे फल फूल होते हैं जंगलों में, तो ट्राइबल मार्केटिंग फेडरेशन से उसको ये करेंगे ताकि ज्यादा पैसा मिल सके आदिवासियों को। ओके। और शेड्यूल्ड एरियाज में अगर ग्राम सभाएं चाहती है तो स्पेशल बिजनेस जोन्स लगाए जाएंगे, जिसका मेजर ओनरशिप पूरा आदिवासियों का रहेगा। और आदिवासियों को शेयर होल्डर बनाने के लिए MMDR एक्ट 1957 और मिनरल फाउंडेशन रूल्स को जो है वो अमेंड किया जाएगा 10% को शेयर होल्डर बनाने के लिए। और इंडिया का जो नाम भारत के पहले से गोंडवाना था, उस गोंडवाना को आगे लाया जाएगा। और अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है जी, इस पर विचार करेंगे कि इंडिया का ये एंशिएंट जो नाम है उसको क्या लीगल फॉर्म दिया जाए। ओके। ठीक है, ये अतुल जी आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए ओबीसी का सेंसस कराकर ओबीसी का बजट बनाया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बजट में ओबीसी सब प्लान, SC/ST सब प्लान की तरह। फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन 16(4)A एंड 4B में ओबीसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जी। और अगर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर जारी है तो ओबीसी के पॉलिटिकल रिजर्वेशन के ऊपर में भी व्यू बनाया जाएगा। तो उसके लिए पार्लियामेंट में चर्चा कराई जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। तो ये मोदी जी इतना मैं ओबीसी कर रहे, तो इन्होंने अभी तक ओबीसी का सब प्लान नहीं बनाया कोई। देखिए ऐसा है, एक कहावत है कि माँ का प्यार और सौतेली माँ का प्यार, इसमें फर्क होता है। आपको समझ रहा है? माँ का प्यार और सौतेली माँ का प्यार में फर्क होता है। रियल ओबीसी जो पहले से जन्म से जो कम्युनिटीज हिस्टोरिकली जो रही हैं और बाद में जो कुछ पॉलिटिकल यूज करके आ गए हैं, तो उसमें थोड़ा फर्क रहेगा। और फिर सोच भी है, जिस तरह का काली टोपी में वो रहे उसकी भी एक अलग सोच है, उससे भी प्रॉब्लम होता है। शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के लिए जो है वो शेड्यूल कास्ट सब प्लान बढ़ाया जाएगा बजट में जी। 80 लाख रुपए तक के जो है कोलैटरल फ्री लोन्स उनके बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एट्रोसिटी एक्ट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो अमेंड होगा तो दोनों को लागू होगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह बंद किया जाएगा जी। मैला धोने की जो प्रथा है वो, उसको मॉडर्न मशीन्स आ गई, उसी से काम होगा। और जितने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है वो जो है 3 साल जिन्होंने काम किया है मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट और PSUs में, उसमें उनको एब्जॉर्ब परमानेंट किया जाएगा। आर्टिकल 310 को अमेंड करके लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन गारंटी की जाएगी। तो रिजर्वेशन ये आएगा तो शेड्यूल कास्ट के साथ ट्राइब को भी मिलेगा, ओबीसी को भी मिलेगा। और डोम मुसाहर एमेंसिपेशन स्कीम, डोम मुसाहर उत्थान योजना, जो दलितों में, शेड्यूल्ड कास्ट में जो बहुत ही अपमानित और बहुत ही ज्यादा दबाई हुई या बहुत गरीब और बिल्कुल लाचार जो कम्युनिटीज हैं, उनके लिए स्पेशल गारंटी करके उनको शिक्षा, रोजगार, बिजनेस, घर और जो है एसेट क्रिएशन, एसेट यानी पैसा, जमीन की क्रिएशन, सोना वोना, ये सब एसेट क्रिएशन को जो है वो बनाया जाएगा उनके लिए। ये एक स्पेशल स्कीम रहेगी जो शेड्यूल्ड कास्ट में भी बहुत अपमानित और पिछड़ी कम्युनिटीज है, लाचार कम्युनिटीज है, उनके लिए। देश की जितनी माइनॉरिटीज है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज, उनके ह्यूमन राइट्स गारंटी किए जाएंगे। हेट क्राइम्स नाउ, इसके लिए स्पेशल लॉ ऑलरेडी अभी IPC में अमेंड हुआ, लेकिन उसको और अच्छा किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई उनके साथ करता है तो लॉ ऑफ कंपनसेशन, रेस्टिट्यूशन एंड रिपारेशन, तीनों प्रोविजंस लाए जाएंगे। यानी जो ये काम गलत काम करेंगे माइनॉरिटीज के साथ, भरपाई उनको देना पड़ेगा।
और उनसे पूरी भरपाई नहीं होती तो बचा हुआ जस्टिस के बजट से होगा। और प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा माइनॉरिटीज के लिए। ये 4 कम्युनिटीज के लिए बड़ा स्पेसिफिक जो है ये पॉलिसी है अतुल जी। अगर हम ये 4 कम्युनिटीज के स्पेसिफिकली बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन की भी कहीं ना कहीं मान्यता है, उसको और ज्यादा वास्ट किया जाएगा ये चीजों को। मतलब इनका सर्वांगीण विकास के लिए आपने पॉलिसी डिक्लेयर की सर इन लोगों के? यस, ऑलरेडी, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन के प्रॉब्लम्स है ना उनके। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेशन के प्रॉब्लम है सर। इनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन एक अलग तरह से हुआ है उसको टैकल करके एक साथ अगर उनको एक लेवल पर लाना है, इक्वालिटी और जस्टिस की कंसेप्ट को ध्यान में रख के एक साथ अगर राइट्स को गारंटी करना है और एक जैसा विकास करना है, ये करना जरूरी है। अदरवाइज कुछ लोग आगे चले जाएंगे फिर कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। तो फिर जो है वो डेवलप्ड इंडिया जो है, साइंटिफिक इंडिया, ह्यूमन इंडिया नहीं हो पाएगा ना। नहीं हो पाएगा सर। तो इसी में आगे जैसा ये ह्यूमन राइट्स है, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हैं, तो इसको लेकर भी आपकी पॉलिसी हम देख रहे थे सर, तो इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे सर हम लोगों को? इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अतुल जी, ह्यूमन की ट्रिनिटी है जी, जिसको मैं गोल्डन ट्रिनिटी बोलता है, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ जी। और इसके साथ इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस की भी एक कंसेप्ट है जो ऑलरेडी इंटरनेशनल पॉलिसी में हमने लिया हुआ है। तो ह्यूमन राइट्स अतुल जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ह्यूमन राइट्स इस वर्ड का उल्लेख भी नहीं है। तो उसको ह्यूमन राइट्स को हम सिस्टमेटिकली अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाएंगे। जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन जो ह्यूमन राइट्स है उसको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिस्टमेटिकली गारंटी करेंगे, है ना, कॉन्फर या अवार्ड नहीं। ओके। कोई किसी को देने वाला नहीं होता है, लेने वाला नहीं होता है। हम मानव करके जन्म में हैं, इसलिए हमारे मानव अधिकार है। उसको केवल हमको गारंटी करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज करके गारंटी करना है। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर वर्ड। तो इसकी गारंटी लाई जाएगी। तो आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स जो है वो संविधान में लाए जाएंगे, जिसकी कुछ बात मैं ऑलरेडी अभी कर चुका हूँ, जिसमें उनको जल, जमीन, जंगल और संस्कृति की मालकियत दी जाएगी। तीसरा जो है बहुत बड़ा इशू है, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी डिफेक्टिव है हमारी इंडिया की। ओके। और डेमोक्रेसी इसलिए डिफेक्टिव है क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं कि एक व्यक्ति को एक वोट दे देना और केवल चुनाव करा लेने से डेमोक्रेसी नहीं आती है। सही डेमोक्रेसी आने के लिए सही इलेक्टोरल सिस्टम होना जरूरी होता है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ मेकिंग में भी जो वेरियस रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो प्रॉपर होना चाहिए। डेमोक्रेसी के जो बाकी फीचर्स है, जो लीगल फीचर्स है, सिटीजन्स बिल्स वगैरह, वो होना चाहिए। और फिर डेमोक्रेसी की एक प्रैक्टिस होती है जो सोसाइटी में और जो हम लोग पब्लिक ऑफिसेस में उनको उसको समझ के फॉलो करना है। तो इसमें अतुल जी जो कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, तो हमारी जो अभी चुनाव पद्धति है वो बिल्कुल डिफेक्टिव है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एक वोट से आदमी गया, हार गया, जीत गया, जीत गया, हार गया, ये जो बैंड बाजा बज रहा है अपने इंडिया में, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये तो जो है एक तरह की रेस लगा दी है हमने। और जिस व्यक्ति को 51% वोट भी नहीं मिलता वो संसद या विधानसभा में जाता है, बाकी लोगों को घर बैठना पड़ता है, इससे डिस्करेजमेंट भी आता है। डेमोक्रेसी केवल एक व्यक्ति को एक वोट दे देने से गारंटी नहीं होती। हर वोट को रिप्रेजेंटेटिव बनाने से डेमोक्रेसी फुलफिल होती है। यानी जब तक डेमोक्रेसी के इलेक्टोरल सिस्टम में 99% वोट्स का रिप्रेजेंटेशन गारंटी नहीं होता, तब तक वो रियल डेमोक्रेसी नहीं मानी जाती है। तो ये जो डिफेक्ट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, एक वोट का, आर्टिकल 81 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इसको हम अमेंड करेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, एंड 2 मेंबर की एफपीटीपी लाएंगे, 1 मेंबर की नहीं। सपोज नागपुर है तो दो लोग जब जाएंगे, है ना, अगर वो 2 मेंबर में रहती है, और पीआर सिस्टम है, जिस पार्टी को जितना % वोट है उसके उतने एमपी एंड एमएलए रहेंगे, जिसका कट ऑफ लिमिट रहेगा 0.15%। यानी मोटे तौर पे 10 लाख वोट आज की तारीख में ले ले कोई पार्टी, तो उसके 2 एमपी रहेंगे कम से कम। ठीक है। दूसरा जो है, जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का ये सब फ्रॉड निकल रहा है जी, बड़ा बड़ा फ्रॉड निकला है और अच्छे अच्छे लोगों ने कर लिया है।
ये रोडकरी वगैरह भी मिनिस्ट्री इनकी भी इन्वॉल्व है, रोडकरी की मिनिस्ट्री वगैरह भी इसमें। ठीक है। हाँ, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के इसमें बहुत इधर बता रहे हैं कि भाई हमने तो ई टेंडरिंग की, वो की, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री का भी वो इन्वॉल्व है, वो जो रोड की कंपनीज भी इन्वॉल्व है इसमें देने में। ठीक है। तो ये जो है प्राइवेट जितने भी कंपनीज हैं, बिजनेसेस है, उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करने का काम ही नहीं है, वो बैन कर दिया जाएगा। उनको अगर डोनेट करना है तो एक नेशनल इलेक्टोरल फंड में करेंगे, अपना टैक्स बेनिफिट लेंगे और उसमें एक फॉर्मूला, यूनिफॉर्म फॉर्मूले से सारी पार्टीज को और कैंडिडेट्स को पैसा दिया जाएगा, और बचा हुआ अगर डिफरेंस आता है तो बजट से दिया जाएगा। ओके, ठीक है। अभी जो है ये महत्वपूर्ण बात है। तो उसके बाद में 33% वुमेन्स रिजर्वेशन ऑलरेडी आया है, पर वो पीआर सिस्टम में भी रहेगा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी का ऑलरेडी मैं बोला है, उसको लाने का प्रयास होगा। ईवीएम इलीगल है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में और इलेक्शन लॉ में दोनों को मिला दिया जाए तो बैलेंस से चुनाव के जो है वो प्रोविजन लाया जाएगा। इलेक्शन लॉ में न्यू इलेक्टोरल ऑफेंसेस लाए जाएंगे जी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए पार्लियामेंट अपॉइंट करेगी प्रेफरेंशियल वोटिंग से। मैंने पहले स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीन कर देगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एक यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, लोकसभा राज्यसभा के अपोजिशन के लीडर्स रहेंगे जी, और वो 5 लोगों का नाम देगी, और फिर उसमें से कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा ये पार्लियामेंट वोट करेगी। 1, 2, 3 ऐसा प्रेफरेंस वोट देगी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके सर। हाँ, यानी गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी। मीडिया रेगुलेशन चुनाव के लिए फेयर हो, इसके लिए लॉ बनाया जाएगा जी। ऐसा नहीं कि जब बहुत डिमांड बढ़ गई तो बहुत पैसा मांग रहे हैं, फिर एक ही पार्टी का दिखा रहे, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, सबको प्रॉपर व्यू दिखाने का टाइम रहेगा। और एमपी एमएलए की संख्या जो है वो ऑलरेडी अभी बढ़ गई है, 888 लोकसभा में हुई है और 384 राज्यसभा में हुई है। अगर पॉपुलेशन और बढ़ती है तो इसकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी जी, ताकि जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो छोटी हो जाए, इलेक्शन ईजी होना चाहिए जी। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ मेकिंग के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि केवल 10% कोरम चाहिए लॉ बनाने के लिए। 10% कोरम का मतलब है 543 में आपके जो है 54 एमपी भी रहे तो लॉ पास हो सकता है लोकसभा में, और राज्यसभा में भी 10% निकाल लीजिए, तो ये तो कोई डेमोक्रेसी का रूल नहीं है। नहीं, डेमोक्रेसी का तो मिनिमम रूल होता है अतुल जी, जिसको कहा जाता है मेजोरिटी रूल, जो 51% होना चाहिए कम से कम। तो हम 2 रूल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे लॉ मेकिंग के लिए जी। एक मेजोरिटी रूल, यानी कम से कम 51% टोटल मेंबर्स का, यानी 500 जो 43 है तो कम से कम 272 तो होने चाहिए। और कुछ मेजर इश्यूज के लिए क्वालिफाइड मेजोरिटी रूल, यानी 66.66% जो है वो एमपी से उसको वोट करनी चाहिए, तभी वो लॉ बनेगा। ये 2 बड़े मेजर जो है लॉ मेकिंग प्रोसीजर में हम कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, जो अभी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अफर्मेटिव एक्शन जो है वो लाया जाएगा माइनॉरिटीज के लिए, ट्राइबल्स के लिए, ओबीसीज के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी लाएगा, शेड्यूल कास्ट तो है ही उसमें। ठीक है। फिर सिटीजन्स बिल का एक प्रोविजन लाया जाएगा, जो सिटीजन्स बिल कोई भी नागरिक पार्लियामेंट को बिल दे सकेगा। ओके। और वो प्राइवेट मेंबर बिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो नागरिक केवल वहां बोल नहीं पाएगा, वोट नहीं कर पाएगा, हाँ अपनी बात को जो पार्लियामेंट्री कमेटी रहती है उसके आगे एक्सप्लेन कर पाएगा। और एक प्राइवेट मेंबर बिल जिस तरह से अभी इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, वो इंट्रोड्यूस होगा और उस पर वोटिंग होगी। अगर सब एमपीज उस पर वोट करेंगे तो वो लॉ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, वो बात की प्रोसीजर है। लेकिन कोई भी नागरिक को पार्लियामेंट में डायरेक्ट लॉ बनाने के लिए बिल देने का राइट हम लाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट। फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स में बहुत सारी आइडिया है जो हमारी जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाने के लिए जरूरी है, केवल इंडिपेंडेंट नहीं, जो हमारी जुडिशरी अकाउंटेबल भी होना चाहिए। उसके बाद फेडरलिज्म में, लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आदिवासियों के राज्य बनेंगे। साथ में विदर्भ है, बुंदेलखंड है, कुर्ग प्रदेश है, ऐसे कई जो वाइबल स्टेट्स की ऑलरेडी डिमांड है, उसकी स्टडीज है। तो सेकंड रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना के इसको सब सॉल्व किया जाएगा एक ही साथ में। और पार्लियामेंट के जो रूल्स है ना, जो दोनों हाउसेज जो रूल्स चलते हैं उसमें भी अमेंड किया जाएगा,
क्योंकि पार्लियामेंट्री कमिटीज का अच्छा फंक्शनिंग इफेक्टिव हो सके, सिटीजन्स बिल आ सके, पिटिशनिंग सिस्टम स्ट्रांग बनाना है। अभी हम पिटिशन देते हैं पार्लियामेंट, उसका क्या होता नहीं होता, वो इफेक्टिव नहीं है सिस्टम। पीपल पार्लियामेंट डेलिब्रेशन होना चाहिए, केवल संसद बन जाने से नहीं होता, लोगों के साथ एक जो डेलिब्रेशन बने रहना चाहिए। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट बहुत प्रॉपर होना चाहिए, और लॉ बनाने के लिए जो प्री एंड ऑनगोइंग लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए जो है वो पार्लियामेंट के रूल्स को भी अमेंड किया जाएगा, और जितने भी लॉज हम बनाएंगे वो प्रोग्रेसिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वास्तविक यानी रियलिस्टिक रहेंगे, और मानवतावादी रहेंगे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट बात है, ये ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ को लाने के लिए ये महत्वपूर्ण बात है। लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म के बात मैंने की अभी अतुल जी। हिंदी को थोपा नहीं जाएगा बाकी राज्यों पर। जो राज्य अपनी अपनी भाषाओं को रखना चाहते हैं उनको वैसे यूज करने का अधिकार होगा। और 8वीं अनुसूची में आदिवासी भाषाओं को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, ये महत्वपूर्ण बात है। और एक बात ध्यान में रखना है कि जितने भी संविधान से क्रिएटेड ऑफिसेस है, इंस्टीट्यूशंस है, या वो क्षेत्र है, ये देश के लोगों के हैं। वो किसी हमारे देश के कोई बड़े लीडर्स भी हुए हो तो उनको रिस्पेक्ट किया जा सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट करने के तरीके जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो किसी को किसी चीज का नाम दे रहे, कहीं पर भी कोई स्टेच्यू लगा रहे हैं, कहीं भी म्यूरल्स लगा रहे हैं, तो ये जो है वो जिसको सुपर ह्यूमन और ग्रेट मैन एपोथियोसिस बोला जाता है जी। महिमा मंडन जो है, जिसी को भगवान बना दिया, गॉड बनाया, महामानव बना दिया, ये नहीं। पीपल, डेमोक्रेसी में पीपल इम्पोर्टेंट है, लोग इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, हिस्टोरिकल लीडर से उनका रिस्पेक्ट हो, लेकिन रिस्पेक्ट का तरीका जो है वो चेंज होना करने का भी प्रोविजन होगा। इसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं अतुल जी। तो ऐसा सब मिला के ये पोर्शंस में, और एक हमारी गवर्नमेंट गुड गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस रहेगा जी। यानी हमारी जो सरकार रहेंगी वो अच्छी सरकार रहेगी, और सुशासन भी हमारी सरकार जो है वो देगी। हमारा ऐसा मानना है अतुल जी कि जो सरकार जो है वो मानवीय होती है, ओके, जो ज्ञानी होती है, जो सुजान होती है और कार्यक्षम भी होती है साथ में, वही अच्छी और सच्ची सरकार होती है। जो मानवीय सरकार होती है, जो ज्ञानी, सुजान और कार्यक्षम सरकार होती है, वही अच्छी और सच्ची सरकार होती है। तो ये हमारा ओवरऑल पॉलिसी गारंटी है अतुल जी, जो हमने डिक्लेयर किया लोकसभा इलेक्शंस के लिए। और ये इंडिया को एक वैज्ञानिक, विकसित और मानवतावादी गुणवाना बनाने के लिए, साइंटिफिक डेवलप्ड एंड ह्यूमन इंडिया बनाने के लिए ये पॉलिसीज है, जो कॉस्मो ह्यूमनिज्म पर आधारित है। ज्ञान, विज्ञान और समाधान, ज्ञान, विज्ञान और मानवता, अनेक नियम व अनेक समाधान, मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड, इसके ऊपर ये पॉलिसीज बेस्ड है। बगैर किसी के साथ भेदभाव किए इंसान को इंसान की तरह देखना है, देश के नागरिक को देश के नागरिक की तरह देखना है, और हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से जो कम्युनिटीज पिछड़ गई है उनके लिए थोड़ा स्पेशल पॉलिसीज की जरूरत है, उसको ध्यान में रख के डेवलपमेंट करना है। तो ये राइट सर, ये बहुत बड़ी वास्ट पॉलिसी है, और आपने इतना डिटेल में हम लोगों के लिए समय निकाल के इतना डिटेल में बताया सर ये सारी पॉलिसी के लिए, इसलिए बहुत थैंकफुल है सर हम आप लोग पे। अतुल जी, आपका टाइटल ये प्रोग्राम का क्या है? मन की बात है या क्या? नहीं, ये मन की बात नहीं सर, ये बुद्धि की बात और नीति की बात है। अच्छा, बुद्धि की बात है, मन की बात नहीं है। मन की बात नहीं सर, ये आपने पहले ही अपनी नीति गारंटी डिक्लेयर कर चुकी है सर, और आप अकेले व्यक्ति है कि इतने वेरियस, मतलब हर फील्ड, कोई ऐसा फील्ड नहीं छूटा है जिस फील्ड में आपने पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की हुई, और वो सिंगल हैंडेडली डिक्लेयर की है। बहुत बड़ी बात है सर, ऐसे इंटेलेक्चुअल लीडर को संसद में होना बहुत जरूरी है अभी आज के देश में। चलिए अतुल जी, आपको इतना बात जो है वो समझ में आई है कि एक विद्वान लीडर अगर संसद जाएगा जी, तो वो 550 MP के से भी ज्यादा काम कर सकता है। ये समझ ही बहुत इम्पोर्टेंट है अतुल जी। अदरवाइज तो लोग किसी को भी वोट दे रहे, कोई भी जा रहा है, तो ठीक है, वो तो अधिकार है, लोकतंत्र में एक अलग बात है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सिटीजनरी। यानी कोई भी लोकतंत्र तब तक प्रगल्भ नहीं होता अतुल जी जब तक वहाँ के नागरिक जो है वो सुजान नहीं होते हैं, जब तक उनको लोकतंत्र की समझ डेवलप नहीं होती। तो आपको
आपने कहा ये बात को कि भाई मेरे जैसे लीडर को संसद में होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपकी भावना सोच सही है, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसी जो है वो पॉजिटिव सोच जो है वो दर्शाई है। और उससे भी ज्यादा आपने इतने इम्पोर्टेंट इश्यू पर जो इंटरव्यू लिया जी, तो इसको मन की बात ना रखा, इसको बुद्धि की बात, नीति की बात, जो आपने टाइटल दिया जी, ऑडियो जो इंटरव्यू को, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया को ज्ञान विज्ञान की जरूरत है, इंडिया को मानवता की जरूरत है। ज्ञान विज्ञान और मानवता से ही इंडिया जो है वो वैज्ञानिक और विकसित और मानवतावादी इंडिया बनेगा। बिल्कुल ठीक है तो जी, थैंक यू गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।